नमस्कार, 18 स्वदेश पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मिन्नुगिरी और आज हम फिर से एक खास शो लेके आए हैं, तिमाही नतीजों का तर्कस। दूसरी तिमाही के नतीजे खत्म हो चुके हैं, सभी कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं। तो ये समय है ये समझने का, ये जानने का, ये लेखा जोखा निकालने का कि किन कंपनियों के नतीजे अच्छे रहे और किन कंपनियों के नतीजे खराब रहे। वैसे दूसरी तिमाही के पूरे नतीजों को अगर एक शब्द में बयान किया जाए तो बहुत खराब देखने को नहीं मिला। कह सकते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे बहुत परेशान होने की ज़रूरत है। इसीलिए आपने देखा कि तमाम नेगेटिव खबरों के बावजूद, एफआईज की लगातार बिकवाली के बावजूद, कच्चे तेल में एक अच्छी तेज़ी के बावजूद हमने देखा कि बाज़ार में एक शानदार रिकवरी देखने को मिली और लगातार मजबूत रहा बाज़ार, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कॉर्पोरेट नतीजे आए, कंपनियों के नतीजे आए, उसने ये भरोसा दिलाया कि सब कुछ अच्छा है। लेकिन इन तमाम कंपनियों के नतीजों के बीच, जिसमें हमने देखा करीब 10 से 12 बड़े सेक्टर्स हैं, जिसमें कह सकते हैं 100-200 कंपनियाँ हैं, उसमें से कुछ कंपनियों पर खास तौर पर आपको नज़र बना के चलनी चाहिए। और ये शो के जरिए आपको हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगले 1.5 महीने के लिए, क्योंकि जब तीसरी तिमाही के नतीजे आएंगे वो अगले साल जनवरी में आएंगे, तो अगले 1.5 महीने के लिए आपका ट्रेडिंग या निवेश का नजरिया किस सेक्टर पे ज़्यादा होना चाहिए, किन शेयरों पे ज़्यादा होना चाहिए और किससे आपको निकलने की सलाह देंगे हमारे जानकार, या किस पे थोड़ा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इन तमाम बातों पर चर्चा होगी तिमाही नतीजों के तर्कस में। और इस शो में सीधे तौर पे हमारे 3 सहयोगी होंगे, हमारे साथ हैं, जो ये हमें समझाने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग सेक्टर्स के नतीजे कैसे देखने को मिले, किन कंपनियों पर आपके नतीजे अच्छे देखने को मिले और किन के खराब देखने को मिले। बैंक और एनबीएफसी के बारे में वामाक्षी बताएंगी, जबकि फार्मा के बारे में और ऑटो के बारे में शरद बताएंगे, मेटल और सीमेंट के बारे में जो असेसा सब समझेंगे। और चूंकि ये चर्चा पूरी है तो बिना किसी जानकार के चर्चा अधूरी रहेगी, और इसीलिए आज हमारे साथ जो है राघवेंद्र केडिया जुड़ेंगे, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि उनका इन अलग अलग सेक्टर्स को लेकर क्या नज़रिया है और हर सेक्टर से उनको कौन से ऐसे शेयर पसंद आ रहे हैं जहां अगर ट्रेड नहीं करना है तो निवेश करके आप काम कर सकते हैं, निवेश करके पैसा कमा सकते हैं। इनफैक्ट राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। राघवेंद्र नमस्कार। हमने देखा है, सबसे पहले तो आपका यही नज़रिया जानना चाहूँगा कि हमने देखा है कि दूसरी तिमाही के नतीजों के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत कुछ नेगेटिव नहीं आया, अच्छा ही सब कुछ देखने को मिला है। गुड आफ्टरनून मनीष जी, आपने बहुत करेक्ट बताया। एक बहुत पॉजिटिव चीज ये रही है कि कुछ नेगेटिव नहीं आया। तो एक जो नेगेटिव ओवरहैंग था, ओवरऑल सेक्टर्स में डेट बढ़ रहा था या ऑर्डर बुक कम हो रही थी, वो सब चीजें नेगेटिव नहीं आई है। तो ये एक बहुत बड़े पॉजिटिव के साथ हम चल रहे हैं। और स्पेशली बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस में तो जो प्रोविजनिंग थी वो डेफिनेटली हमें ऐसा लग रहा है कि वर्स्ट इज ओवर, और एनआईएम्स काफी बढ़ गए हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स काफी इंप्रेसिव रहे हैं, एनपीएस काफी कम रहे हैं, और एक ब्रॉड बेस्ड ये परफॉर्मेंस या स्टेलर परफॉर्मेंस। राघवेंद्र भी मानते हैं कि बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी बेहतर देखने को मिला, और आंकड़ों से समझते हैं कि कितना बेहतर देखने को मिला है। और बताने के लिए हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी है। वामाक्षी, जिस तरीके से हमने देखा कि पूरे बैंकिंग सेक्टर में देखिए कहीं ना कहीं कई कंपनियों में, कई बैंकों में तो टर्न अराउंड स्टोरी भी देखने को मिली, और उसका हमने असर नतीजों के बाद देखा उन तमाम शेयरों में कि अच्छी मजबूती देखने को मिले। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के नतीजे कैसे देखने को मिले और कौन से ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स थे जिसने कहीं ना कहीं जो है बाजार के उम्मीदों से कह सकते हैं बेहतर नतीजे दिए? जी बिल्कुल, क्रेडिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो बैंक्स के लिए काफ़ी अच्छा क्वार्टर रहा है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं, यहाँ इनकी जो रोबस्ट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है ये अभी भी जारी है। लार्ज पीएसयू बैंक्स का भी प्रदर्शन काफ़ी मजबूत रहा है, और इनका जो ओवरऑल ये जो अच्छा मोमेंटम दिखा था जो सेकंड क्वार्टर में, वो आगे भी जारी है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में आरबीआई के डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ पूरे सिस्टम में करीब 20% पर हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस पर एक बार नज़र घुमा लेते हैं तो रिटेल क्रेडिट ग्रोथ में काफ़ी अच्छी मजबूती नज़र आई है। कॉर्पोरेट लोन बुक ग्रोथ जो है हालांकि थोड़ा सा मॉडेस्ट नज़र आया है। डिपॉजिट ग्रोथ
ग्रोथ जारी है, मगर ओवरऑल अगर हम क्रेडिट ग्रोथ से इसे कंपेयर करते हैं तो क्रेडिट ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ को आउटपेस करता हुआ नज़र आ रहा है। यील्ड्स की अगर हम बात करें तो फ्लैट रहे हैं और स्लाइटली हायर कुछ बैंक्स के लिए नज़र आए हैं सिक्वेंशली, मगर रीप्राइसिंग जो डिपॉजिट्स का हो रहा है ये काफ़ी फास्ट था और इसी की वजह से निम कॉन्ट्रैक्शन देखने मिला है काफ़ी सारे बैंक्स में, और ये लार्जली एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आया है। एसेट क्वालिटी ज़रूर सुधरी है बैंक्स के लिए, एनपीएल्स स्टेडली नीचे आ रहे हैं सिक्वेंशली पीएसयू बैंक्स के लिए भी। तो ऑल इन ऑल अच्छा क्वार्टर रहा है बैंक्स के लिए, और ओवरऑल अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई के लिए लार्जली ये इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस नंबर्स आए हैं। बिल्कुल वामाक्षी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कुछ और सेक्टर्स पे आपके साथ चर्चा करूंगा मैं। सीधे तौर पे देखिए नतीजे किसके देखने को मिले इस तिमाही में। एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, तमाम जो दिग्गज बैंक है ना उनके नतीजे अच्छे देखने को मिले। और इस बार के तिमाही नतीजों में सबसे अच्छी बात ये थी कि दिग्गज बैंकों में क्रेडिट ग्रोथ बेहतर देखने को मिला, उनकी एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला, या सिंपल भाषा में आप समझना चाहें तो ये कि उनके हालात बेहतर देखने को मिले हैं। अच्छे पैसे आ रहे हैं, अच्छे तरीके से कर्ज दिए जा रहे हैं, कम पैसे पे उनको कर्ज मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं और वो अच्छा मार्जिन कमा के चल रहे हैं पूरे सेक्टर में। अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करूँ राघवेंद्र, यही है ना? और क्या आपको इस पूरे सेक्टर को लेकर, बैंकिंग सेक्टर को नतीजों को लेकर क्या कहना है, और कोई शेयर आपको पसंद आ रहा है क्या? मनीष जी, ओवरऑल हम बैंकिंग सेक्टर में ओवरवेट होंगे और एवरी करेक्शन, एवरी डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, और इनमें हमारे टॉप 3 पिक्स रहेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीएसयू स्पेस में हमें लगता है इसका सबसे अच्छा रिजल्ट आया था, और जैसा कि हम कहेंगे ये तो ट्रेलर है के प्राइस पे अगर आप लेते हैं तो 85 का टारगेट आता है। ये एक लॉन्ग टर्म 1 ईयर का कॉल रहेगा। सेकंड पिक एक स्लो एंड स्टेडी सेफ बेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहेगा। इसमें 1 साल की अवधि के लिए आपको 15 से 20% का अपसाइड मिल सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दूसरा पिक रहेगा। और यही बैंकिंग में अगर प्राइवेट स्पेस में मूव करते हैं तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 58 का प्राइस है। इसमें मर्जर इज ऑन द कार्ड्स विद उज्जीवन फाइनेंशियल्स। रिजल्ट्स बहुत इंप्रेसिव आए हैं, तो इसमें भी हमें लगता है 78 का टारगेट हो सकता है। 1 साल में कंजर्वेटिव टारगेट है और बड़ा अपसाइड पॉसिबल है। तो ये 3 स्टॉक्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, हमारे टॉप पिक्स रहेंगे बैंकिंग स्पेस में। इन नतीजों में इस बार एक खास ट्रेंड देखने को मिला दूसरी तिमाही के नतीजों में कि सरकारी बैंकों के भी नतीजे बेहतर देखने को मिले। और आपने देखा होगा बीते कुछ महीनों में खासतौर पर सरकारी बैंकों का प्रदर्शन काफ़ी शानदार देखने को मिला है। राघवेंद्र ने अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है। एक लार्ज कैप स्टॉक्स को उन्होंने पसंद किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदारी के लिए यहाँ से उनको मजबूती लगती है। इसके अलावा उनको लगता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में यहाँ से उनको काफ़ी तेज़ी दिखती है, 85 रुपये का लक्ष्य मान के चल रहे हैं। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगर कोई प्राइवेट बैंक आप छोटा में लेना चाहते हैं तो उनको ये पसंद आ रहा है। 78 रुपये का इसमें टारगेट होगा, इसमें वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। अब बैंकिंग की बात हो रही है तो एक और सेक्टर है जो कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं उससे जुड़ा हुआ है। वहाँ जैसे ही कर्ज की दरें बढ़ती हैं उस सेक्टर पर असर देखने को मिलता है, वो सेक्टर है ऑटो। हालांकि इस सेक्टर में हमने देखा कि अच्छा रफ्तार देखने को मिला और कई सारी खबरों की वजह से जो है मजबूती देखने को मिली। एक अच्छी बात इस तिमाही में ये था कि त्योहारी सीजन था, खूब शानदार बिक्री देखने को मिली। और आगे के लिए अब क्या आउटलुक निकल के सामने आ रहा है, समझाने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़े हुए हैं। शरद, हमने देखा है कि जिस तरीके से त्योहारी सीजन थे, बम्पर सेल देखने को मिले, बिक्री अच्छी देखने को मिली। ओवरऑल ऑटो कंपनियों के लिए नतीजे कैसे रहे दूसरी तिमाही के? वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स रहा है। Q2 में जो परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो सबसे बेस्ट जो है सेक्टर है जो परफॉर्मेंस दिया है। और आप देखिए बजाज ऑटो से लेके मारुति तक तमाम शेयरों में शानदार रैली देखने को मिली है। जी बिल्कुल। और उसके अलावा भी ये देखें तो स्टॉक्स के जो रिएक्शंस देखें तो अपने मल्टी ईयर हाई लेवल्स पे भी हैं। तो अब जब फोकस करते हैं अर्निंग्स पे कि क्यों इस पे जो है रिजल्ट्स पे इतने अच्छे नतीजे क्यों देखने मिले। पहला बात तो अपग्रेड्स देखने मिल रहे FY24 को लेके। पहले चिप इश्यूज़ की थी, अब जो है वो धीरे धीरे खुल रहे। तो बहुत सारे बैकलॉग ऑर्डर्स है उसको भी जो अमल दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो है इम्पोर्टेंटली ये भी कहूँगा कि जो ग्रॉस मार्जिन और कॉस्ट एफिशिएंसीज है उसमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। और अगर बात करें बड़े दिग्गज ऑटो प्लेयर्स की तो अच्छे नतीजे यानी कि एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर टाटा मोटर्स है, मारुति सुजुकी है, आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो। इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स कहेंगे तो अशोक लीलैंड आया है, ये लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है। M&M में ऑफकोर्स थोड़ी सी जो है
आप कह सकते हैं कि मिक्स नंबर्स देखने मिले, और इसका कारण एक ही है क्योंकि उनकी जो आप कह सकते हैं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वहाँ पे थोड़ी डाउनटिक ज़रूर देखने मिली है। लेकिन अगर पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो इसमें बहुत स्ट्रेंथ देखने मिला है, और प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड है एसयूवी सेगमेंट का, वहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड इंक्वायरीज देखने मिल रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स फेस्टिव सीजन सेल के एक स्पिल ओवर भी होता है जो थर्ड क्वार्टर में देखने मिलेगा। और आगे जाते हुए ऑफ कोर्स जो है फेस्टिव डिमांड जो पैसेंजर व्हीकल्स को लेके वो एक अपटिक देखने मिल सकता है। लॉन्चेस पे बाजार की नज़र रहने वाली है ईवी सेगमेंट में, और जो रूरल सेंटिमेंट है अभी भी फुल्ली पिकअप नहीं हुआ है, और जिस तरह वो अगले 1 या 2 क्वार्टर में पिकअप होता है जो एनालिस्ट कह रहे हैं, तब आपकी टू व्हीलर स्टॉक्स और कमर्शियल व्हीकल स्टॉक जैसे कि ट्रैक्टर्स, इनमें भी जो है अच्छी बाइंग देखने मिलेगी। लेकिन पूरी तरह से बोल सकता हूँ बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर Q2 में जो है लार्ज कैप्स में आपको ऑटो में देखने मिला इस बार। कह सकते हैं कि जैसा कि शरद ने बताया कि ऑटो सेक्टर के लिए ये क्वार्टर सबसे शानदार देखने को मिला, और हमने देखा कि सीधे तौर पर शेयरों के अगर प्राइस को देखें तो वहाँ भी एक लगातार रफ्तार देखने को मिली है। राघवेंद्र, ऑटो सेक्टर को लेकर क्या नज़रिया लगा आपको दूसरी तिमाही के नतीजों के आधार पर अगर हम तय करना चाहें तो, और कोई शेयर जो आपको लगता है कि इसमें इस सेक्टर से चुनना चाहिए? मनीष जी, ऑटो में हमें लगता है एक बार बहुत जो बढ़िया परफॉर्मेंस था वो पीक आउट हो गया है, तो यहाँ पर ये सेक्टर प्राइस परफॉर्मेंस वाइज स्टेबलाइज होगा। फिर भी एक जो आउटलायर है जो बहुत ही रॉकेट परफॉर्मेंस दिया है वो है हीरो मोटोकॉर्प। इनके अभी मंथली सेल्स नंबर्स आए हैं और तकरीबन इन्होंने 14 लाख का टू व्हीलर बेचे हैं 32 डे पीरियड में। तो हीरो मोटोकॉर्प में एक 20% का अपसाइड लगता है, 3300 के प्राइस पे बाय करेंगे तो 3850 का टारगेट, एक स्लो स्टेडी सेफ बेट, वेरी गुड क्वार्टरली परफॉर्मेंस, वेरी गुड मंथली सेल्स नंबर्स। हीरो मोटोकॉर्प ऑटो में हमारा टॉप पिक रहेगा, और इसमें ओवरऑल सेक्टर वाइज एक होल्ड वाला नजरिया रहेगा। लेट इट स्टेबलाइज एट दीज नंबर्स, बेस्ट सीम्स टू बी एट करंटली डन, सो यहाँ पर वेट एंड वॉच रहेगा ऑटो में। हीरो मोटोकॉर्प पसंद आ रहा राघवेंद्र को, 3850 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह, और क्या तेज़ी देखने को मिली शेयर में। अगर आप पिछले 1 महीने का चार्ट देखें तो एक शानदार रैली देखने को मिली, कहीं ना कहीं नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। 2 सेक्टर की चर्चा हो गई, बैंक और ऑटो, लेकिन एक सेक्टर जो कह सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये सेक्टर न केवल घरेलू संकेत पर बल्कि विदेशी संकेतों पर काफ़ी चलता है, वो है मेटल सेक्टर। और मेटल सेक्टर में नतीजे कैसे आए हैं इसको बताने के लिए हमारे साथ अशीषा जुड़ चुकी हैं। उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिला दूसरी तिमाही में, और कौन से स्टॉक्स ने बेहतर या जिन किन कंपनियों के नतीजे बेहतर देखने को मिले। अशीषा, हमने देखा है कि खासतौर पे जिस तरीके से कई सारे मेटल्स के दाम घटे हैं, और उसकी वजह से हमने देखा कि इन कंपनियों के जो है कह सकते हैं कॉस्ट में थोड़ी कमी आई है, कच्चा माल का जो कॉस्ट होता है वो कम देखने को मिला है। इन सबको देखते हुए नतीजे ओवरऑल कैसे रहे मेटल कंपनियों की इस तिमाही में? जी हाँ, मेटल्स एंड माइनिंग्स की दूसरी तिमाही के नतीजों की बात करें तो रियलाइजेशंस पर काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला। स्टील, एल्यूमिनियम, जिंक सभी कमोडिटीज़ के प्राइसेस में करीब 3 से 5% का डिक्लाइन देखने को मिला था सिक्वेंशियल बेसिस पर, जिसके चलते रियलाइजेशंस पर इस क्वार्टर में इम्पैक्ट देखने को मिला। कंपनी स्पेसिफिक ट्रिगर्स की बात करें तो सबसे पहले टाटा स्टील। याद रखिए, टाटा स्टील यूरोप ऑपरेशंस में पिछले कई क्वार्टर से इन एनी केस कमजोरी देखने को मिली है, और इस क्वार्टर में भी कमजोरी देखने को मिली। हालांकि टाटा स्टील इंडिया ऑपरेशंस का परफॉर्मेंस काफ़ी रेजिलिएंट रहा है। इसके अलावा JSW स्टील की बात करते हैं तो रॉ मटेरियल प्राइसेस घटे, जिसके चलते एबिटा पर टन में शार्प जंप अप देखने को मिला था सिक्वेंशियल बेसिस पर। डीलेवरेजिंग की बात करें तो याद रखें, मेटल और माइनिंग कंपनीज में काफ़ी डीलेवरेजिंग देखने को मिला है पोस्ट कोविड एरा में, लेकिन उसके बावजूद इस क्वार्टर में टाटा स्टील, JSW स्टील जैसी कुछ कंपनीज के नेट डेट बढ़ते हुए नजर आए। इसके अलावा माइनिंग कंपनीज की भी बात करेंगे तो GMDC, NMDC दोनों ही कंपनीज ने अनुमान से कमजोर नतीजे रिपोर्ट किए। GMDC के प्रोडक्शन में करीब 25% का फॉल देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और NMDC के भी नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे। लोअर रियलाइजेशंस और हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के चलते NMDC के नतीजे भी कमज़ोर थे। ऑल इन ऑल सिक्वेंशियल बेसिस पर मेटल और माइनिंग कंपनी से म्यूटेड नतीजे देखने को मिले इस क्वार्टर में। तो ये रहा सीधे तौर पे आते हुए कि हमने देखा कि मिला जुला नतीजे जो है कम देखने को मिले, खासतौर पे टाटा स्टील ने थोड़ा निराश किया है।
मेटल माइनिंग सेक्टर दोनों की बात करें राघवेंद्र, हम देखते हैं कि हमेशा जो है विदेशी संकेतों पे पूरा चलता है। हालांकि हमने देखा कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स ने सरप्राइज किया, नतीजों के बाद एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। सितंबर में ये शेयर करीब 200-250 के आसपास ट्रेड करता था, अभी 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पूरे सेक्टर में मेटल माइनिंग सेक्टर को लेकर आपका क्या आउटलुक है, और कोई शेयर आपको लगता है कि यहाँ से निवेश करना चाहिए? ओवरऑल मेटल में जो इंडिया में डिमांड है वो काफी अपबीट है, तो एक यहाँ पर डोमेस्टिक वाइज व्यूज पॉजिटिव रहेंगे। चाइना में बहुत बड़ा स्टिमुलस आया है पिछले हफ्ते, और ऐसे फ्यू स्टिमुलस आ सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। तो चाइना ड्रिवन पॉजिटिविटी भी मेटल सेक्टर में रहेगी, और इसमें हमारे टॉप पिक्स रहेंगे कोल इंडिया, एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। हमें लगता है यहाँ से अभी भी इसमें अपसाइड है। 475 का 435 का टारगेट आता है, 12 महीने में 25% अपसाइड कोल इंडिया में पॉसिबल है। प्राइवेट मेटल स्पेस में इंडियन मेटल फेरस अलॉय काफी अच्छे अर्निंग्स आए हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री पॉजिटिव थी। तो इंफा में एक 25-26% का अपसाइड को रख के 600 रुपए का टारगेट 1 साल की अवधि के लिए बनता है। और तीसरा स्टॉक मेटल स्पेस में ऑन द अपसाइड अगेन टारगेट 800 का रहेगा, जिंदाल स्टील एंड पावर में। ये करंट प्राइस 650 का है, 1 साल की अवधि के लिए 25% अपसाइड रह सकते हैं। कंपनी का डोमेस्टिक प्लस ग्लोबल जो सब्सिडरीज हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेटल स्पेस में कोल इंडिया, IMFA, इंफा और जिंदल स्टील, ये 3 फिक्स रहेंगे। ओवरऑल सेक्टर बुलिश अंडरकरंट में ट्रेड करेगा आने वाले 3 महीनों में। क्या पसंद है? इंडियन मेटल फेरस एलाइज पसंद है राघवेंद्र को। इसके अलावा उनको लगता है कि जिंदल स्टील खरीदारी की, वैसे भी कोल इंडिया में 5% का डिविडेंड यील्ड है, मतलब अच्छा खासा डिविडेंड भी यहाँ देखने को मिलता है। इन तीनों शेयर में उनको लगता है कि मजबूती देखने को आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी राघवेंद्र को। लेकिन अब एक सेक्टर की बात करते हैं जिसमें हमने देखा है कि खबरों के दम पे काफ़ी ज़्यादा बज़ देखने को मिला, इस हफ्ते भी देखने को मिला और पहले भी देखने को मिला था। बैंकिंग सेक्टर से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ वो है NBFC सेक्टर्स। इसमें हमने देखा है पिछले दिनों कई सारे फैसले लिए गए। हालांकि अच्छी बात यह है कि एक मजबूत लोन ग्रोथ पूरे सेक्टर में देखने को मिला, उसका असर सीधे तौर पर कंपनियों के नतीजों में भी देखने को मिला है। वामाक्षी, जिस तरीके से आपने बैंकिंग सेक्टर की चर्चा की, सब कुछ अच्छा बताया, क्या NBFC सेक्टर में भी सब कुछ अच्छा रहा इस क्वार्टर में? जी बिल्कुल, NBFCs की अगर हम बात करें तो अच्छा क्वार्टर रहा है कंपनीज के लिए, और ये लार्जली हाई लोन ग्रोथ के चलते हमें अच्छा प्रदर्शन देखा है इन सारी कंपनीज की तरफ से। स्ट्रॉन्ग डिसबर्समेंट ज़रूर नज़र आए हैं पिछले कुछ महीनों में, और ये डिसबर्समेंट्स में जो उछाल नज़र आया है वो लार्जली प्रोडक्ट एडिशंस की वजह से नज़र आया है। तो इन जो कंपनीज़ है जो अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर रही है, जैसे कि बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और श्रीराम फाइनेंस, इन कंपनीज़ में काफ़ी फास्ट ग्रोथ नज़र आई है। मगर डिसबर्समेंट मोमेंटम थोड़ा सा वीक रहा है उन कंपनीज़ में जिनका मोनोलाइन बिजनेस है, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, LIC हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स और मुथूट गोल्ड। इसके अलावा अगर हम देखें तो निम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रेशर ज़रूर बना रहा। मिक्स्ड नियर टर्म गाइडेंस भी आ रही है काफ़ी सारे मैनेजमेंट्स की तरफ से। और एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो हाल ही में हमने देखा था एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी तरीके से सुधर रही थी सारे NBFCs की, मगर थोड़े से कंसर्न ज़रूर नज़र आ रहे हैं कुछ पॉकेट्स जैसे कि गोल्ड, ट्रैक्टर और पर्सनल लोन्स में। और ओवरऑल अगर हम देखें तो NBFCs के लिए स्टांस काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। आइए देखते हैं स्पेसिफिक कंपनीज का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो बजाज फाइनेंस की तरफ से एक मजबूत स्टेडी क्वार्टर रहा है और ये लार्जली अनुमान के मुताबिक आया है। श्रीराम फाइनेंस ने जो नंबर्स पेश किए हैं वो अनुमान से काफ़ी मजबूत पेश किए थे। महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो निम्स ज़रूर कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नज़र आए हैं हायर बोरोइंग कॉस्ट के चलते। मगर जो छोटी कंपनीज़ है, खास करके होम फर्स्ट, 5 स्टार, SBFC और एप्टिस, इन सारे कंपनीज़ में काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आई है। आवास एक छोटी सी कंपनी है, मगर यहाँ पर मैनेजमेंट के ट्रांजिशन के चलते ग्रोथ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर नज़र आया है। पावर फाइनेंसियर्स की अगर हम बात करें, PFC और REC, इनका प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा है ये क्वार्टर में। अच्छी ग्रोथ ज़रूर नज़र आई है और इनफैक्ट उनके जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है यहाँ पर रेजोल्यूशन के चलते अच्छे नंबर्स भी आए हैं। उनके क्रेडिट कॉस्ट भी नेगेटिव टेरिटरी में जाते हुए दिखे हैं। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें NBFCs के लिए काफ़ी शानदार क्वार्टर रहा है क्वार्टर 2। PFC के लिए शानदार क्वार्टर रहा और सबसे बड़ी बात है कि अब 2 सरकारी कंपनियों को देखिए, REC और PFC, क्या गजब की तेज़ी देखने को मिली है। और राघवेंद्र, पूरे सेक्टर को लेकर क्या नजरिया, क्या REC PFC में से कोई पसंद है या इसके अलावा कोई और शेयर आप पसंद करेंगे? REC PFC हमें पसंद है। ओवरऑल हमें लगता है
पीएफसी पसंद है, लेकिन इसके अलावा उनके कोई कुछ और शेयर हैं जिसपे कि उनकी राय है, चलेंगे उनके पास। थोड़ा तकनीकी दिक्कत। हाँ राघवेंद्र बताइए। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ये एक और कैंडिडेट भी है। 10,000 करोड़ का टोटल मार्केट कैप में आपको इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मिल रहा है। देखने को मिल सकती है। 50 का टारगेट आता है। 250 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। एक साल के नजरिए के हिसाब से खरीदारी करके चलते हैं। तो अब चलते हैं वापस से शरद के पास। शरद कहते हैं कि पोर्टफोलियो की अगर सेहत दुरुस्त करनी हो तो फार्मा शेयर रखना चाहिए। क्या इस तिमाही में फार्मा कंपनियों के नतीजे ऐसे देखने को मिले हैं कि वो पोर्टफोलियो को दुरुस्त करे, या कह सकते हैं ना मुंबई में आजकल हम लोग का जो हाल है, जुकाम हो रखा है, जिसको देखिए मुझे, आपको और भी मेरे कुछ सहयोगियों को, क्या पोर्टफोलियो को जुकाम हुआ है क्या इस बार तिमाही नतीजों से? मुझे एक्चुअली हुआ है लेकिन याद रखिए पिछले 2 साल से फार्मा इंडस्ट्री को जुकाम हुआ था। अब जो है एक टाइप से आप कह सकते हैं एक टर्न अराउंड आ रहा है और इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया है। हालांकि लार्ज कैप फार्मा प्लेयर्स की अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है। बात करें तो ऑपरेटिंग लेवरेज में अच्छी स्ट्रेंथ आई है और हॉस्पिटल्स में भी देखें तो एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्राइस इरोजन का इशू था अब वो सॉल्व हो गया है, यानी कि जो यूएस में एक्सपोर्ट्स करते हैं वहाँ पे जो है प्राइसिंग पावर वापस आ रही है। अब नतीजे के बारे में बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, लुपिन, औरबिंदो फार्मा, इनके अच्छे नतीजे आए हैं। इनलाइन में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज़ है। हालांकि वीक नंबर्स में भी सिप्ला, बाइकॉन और डेविस लैब्स आते हैं, लेकिन आगे जाते हुए अगर बात करें तो मार्जिन्स और इम्प्रूव करेंगे क्योंकि प्राइसिंग प्रेशर कम हो रही है और कंपनियों ने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस भी बढ़ा दी है। तो फार्मा स्पॉट जो है ऑफकोर्स बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स भी कह रहे हैं कि यहाँ बाइक देखने मिलेंगी। ये तो एक ट्रेंड अच्छा देखने को मिला इस बार, जो हॉस्पिटल से जुड़ी कंपनी उनके नतीजे भी बेहतर देखने को मिले हैं। क्या संकेत दे रहा पूरा फार्मा इंडस्ट्री के जो नतीजे हैं दूसरी तिमाही में राघवेंद्र? रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं, बट हमें लगता है एक 10% से 15% का ब्रॉडर अपसाइड रहेगा लार्ज कैप स्पेस में। और इसमें अर्निंग से ज्यादा एक मार्जिन एक्सपेंशन होगा जब डॉलर का मूव 83 से 85 का होगा। तो ये जो डॉलर में स्ट्रेंथ आएगी ये भी इनके बॉटम लाइन में रिफ्लेक्ट करेगी। और इसके लिए फार्मा सेक्टर में अगर आप होल्ड कर रहे हैं कोई स्टॉक तो होल्ड करिए, बट फ्रेश बाइंग के लिए हम एक बार फिर से 1 क्वार्टर का वेट करेंगे। सो इट इज अ वेट एंड वॉच पॉलिसी फॉर फार्मा सेक्टर। करंटली ये सेक्टर में अच्छे अर्निंग्स आए, उसके बाद ही हम तकरीबन जनवरी फरवरी में रिव्यू करके फ्रेश बाइंग करेंगे। सेक्टर पे ये राय आती हुई सेतों पे, इसलिए राघवेंद्र ने कुछ शेयर आपको बताया नहीं है फार्मा सेक्टर को लेकर। अब जल्दी से चलते हैं अशोसा के पास, समय की थोड़ी कमी है। सीमेंट सेक्टर को लेकर हमने देखा है कि क्या इसमें मजबूती है, क्या जान आई है। अशोसा दूसरी तिमाही में कैसे रही सीमेंट कंपनियों के नतीजे? अशोसा? जी हाँ, दूसरा क्वार्टर एक सीजनली वीक क्वार्टर होता है सीमेंट कंपनीज के लिए मॉनसून के चलते, लेकिन इस क्वार्टर में एल नीनो के इम्पैक्ट के चलते डिमांड काफ़ी स्ट्रांग रही। सीजनली वीक क्वार्टर होने के बावजूद डिमांड काफ़ी स्ट्रांग थी। अक्रॉस सेगमेंट्स काफ़ी डिमांड देखने को मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग सभी के चलते डिमांड में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली इस क्वार्टर में। रियलाइजेशंस की बात करें तो लार्जली फ्लैट रहे हैं सिक्वेंशियल बेसिस पर, और रॉ मटेरियल कॉस्ट भी लोअर साइड पे थे, जिसके चलते स्प्रेड्स में अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन आउटलुक की बात करें तो जनरल इलेक्शंस के पहले डिमांड स्ट्रांग रह सकती है। और याद रखिए सीमेंट कंपनीज ने प्राइस हाइक्स भी अंडरटेक किए हैं, जिसके चलते रियलाइजेशंस बढ़ते हुए नजर आएंगे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। ऑल इन ऑल अच्छे नतीजे थे सीमेंट कंपनी से इस क्वार्टर में, और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के लिए भी आउटलुक काफ़ी अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है। तो सीधे तौर पे हमने देखा कि अच्छे नतीजों के दम पे खास तौर पे हमने देखा कि तेज़ी देखने को मिली है। समान तौर पे ये क्वार्टर बेहतर नहीं होता, लेकिन इस बार बेहतर देखने को मिला है। और आने वाले दिनों में उम्मीद है चुनाव की वजह से कि आने वाले दिनों में और भी मांग बढ़ती हुई दिखेगी। राघवेंद्र सही है ये सीमेंट सेक्टर को? राघवेंद्र लगता है राघवेंद्र से संपर्क फिर से टूट चुका है। तो हम देख रहे हैं कि सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। और इस सेक्टर में राघवेंद्र को जो एक शेयर पसंद है उन्होंने भेजा है, जस्ट मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि उनको ओरिएंट सीमेंट पसंद आ रहा है। उनको लगता है यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। 290 रुपये के लक्ष्य के साथ टारगेट दिखा दीजिए, 220 रुपये के आसपास अभी ये ट्रेड करा, तो यहाँ से उनको लगता है अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। तो हमने अपने 3 सहयोगियों के साथ
और एक जानकार के साथ एक पूरे दूसरी तिमाही के नतीजों को कम से कम समय में आपको बताने और समझाने की कोशिश की। आप ये पूरा शो यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं, वहाँ समझ सकते हैं कि हर सेक्टर को लेकर क्या बताया हमारे सहयोगियों ने और कौन से स्टॉक्स हैं जो हमारे जानकार को पसंद है, राघवेंद्र को, जिसमें वो निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। आशीषा, वामाक्षी और शरद, आपका शुक्रिया तमाम शेयरों के बारे में बताने के लिए, तमाम सेक्टर के बारे में बताने के लिए। तिमाही नतीजों के तर्कस में आज के लिए इतना ही। अगले शुक्रवार फिर मैं कुछ नया शो लेके आऊँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि बाजार में और सेक्टर्स पे आपका अब अगला नज़रिया क्या होना चाहिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।